हाय एवरीवन, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर ज्योग्राफी एजुकेटर। वेलकम टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारा ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हमने जो पिछली बुक थी उसमें जितनी भी चीजें हमने पढ़ी वो सारी वर्ल्ड से रिलेटेड थी, बट इस चैप्टर में हम लोग हमारे इंडिया की प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखेंगे कि किस तरीके से की जाती है। तो देरी किस बात की है, लेट्स स्टार्ट। अब प्लानिंग जो वर्ड है वो आप लोगों के लिए कोई नया तो है नहीं। आप जब भी कहीं ट्रिप पर जाते हो या फिर स्कूल जाते हो, स्कूल से पहले भी तो आप लोग अपने बैग में सारी चीजें डाल रहे होते हो, या आज स्कूल जाके क्या करना है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें कहीं भी कुछ भी करना उससे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं। जब आपको एग्जाम की तैयारी करनी होती है तो भी आप लोग ये प्लानिंग करते हो कि कौन सा चैप्टर मुझे पहले करना चाहिए। तो यहाँ पर भी सेम चीज आपको बताई गई है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन टू अचीव अ गोल। जो भी आपका गोल है, जो भी आप लोग अचीव करना चाहते हो, उसको अचीव करने के लिए हमें एक प्लानिंग जो है वो हमेशा करनी पड़ती है। दैट इज ऑन 1 जनवरी 2015 द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग। और इंडिया कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जो पहले एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उसके बाद इन्होंने प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के जो है उसे नीति आयोग कर दिया, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मतलब ही क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग, कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, है ना, कुछ चेंज लेकर आएंगे, राइट। सो किन किन चीजों को ध्यान दिया गया? सबसे पहले था सेक्टरल प्लानिंग, जिसमें फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेट्स ऑफ स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर्स, कि किन किन सेक्टर्स पे हमें जो है सबसे पहले काम करना चाहिए, जहां से हम बोल सकते हैं कि हाँ किसी कंट्री की डेवलपमेंट शुरू हो सकती है। तो वो सेक्टर है हमारे पास एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। क्योंकि आप देखिए ये सारे के सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं, ऐसे सेक्टर हैं जो आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, है ना। तो इन्हीं पे काम करेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा, हम लोग अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज क्या देखी गई? रीजनल प्लानिंग, की किस पर्टिकुलर रीजन को लेके हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, है ना। ड्राइंग प्लान टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेस इन डेवलपमेंट, फोकस ऑन स्पेशल प्रिजर्वेटिव्स एंड अनइवन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ओवर स्पेस। अब आपने भी देखा होगा ना कि आप किसी जैसे घूमने भी अगर आप जाते हो तो किसी ऐसे एरिया पर चले जाते हो जहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब रिसोर्सेज भी कम है, डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो क्या किया गया कि हमें इनको जो है रीजन वाइज फाइंड आउट करना होगा और ये देखना होगा कि किस रीजन में हम सबसे पहले जो है अपनी प्लानिंग बनाएं और फिर उसको इंप्लीमेंट करें, है ना। तो ये रीजनल है और ये सेक्टर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। किन किन चीजों को जो हम देख सकते हैं कि अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हमें किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले क्या हो सकती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अनइवन। हम लोग जानते हैं जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। जैसे हम बात करें हमारे इंडिया की तो छोटा नागपुर और पेनिनसुलर प्लेटू वाला जो एरिया है वहां पर भरपूर मात्रा में आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारा राजस्थान वाली साइड है वहां पर कोई चीज ज्यादा है, कोई चीज कम है ना। सो दैट्स व्हाई रिसोर्स रिच रीजन ऑफन रिमेन बैकवर्ड ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। बट स्टिल आप देखिए फिर भी जो आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाला एरिया है ये हल्का फुल्का सा पीछे रह जाता है डेवलपमेंट के मामले में। क्यों? क्योंकि वहां पर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, वहां पर टेक्नोलॉजी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है कोई। तो इसी वजह से रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो एक ऐसा एरिया रह जाता है जहां पर डेवलपमेंट हो ही नहीं पाती है, राइट। क्या अब इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? इसके लिए प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस अप्रोचेस टू अरेस्ट रीजनल डिस्पार्टीज, कि भाई उन्हें इस तरीके की जो है स्कीम लॉन्च करनी चाहिए जिससे कि ये जो रीजनल डिस्क्रिमिनेशन और हमें डिस्पार्टीज मतलब कुछ अनइवन देखने को मिलता है ये किसी भी तरीके से खत्म हो जाए और उस एरिया का भी डेवलपमेंट हो सके, राइट। तो क्या हो सकते हैं टारगेट एरिया प्रोग्राम अगर हमें इस तरीके की चीजें करनी है? तो सबसे पहले आप देखिए कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि जहां पर सूखा पड़ जाता है ना, सूखा पड़ जाना, राइट। देन है डेजर्ट। आप अभी जैसे मैंने राजस्थान की बात की थी तो वहां पर किस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट प्रोग्राम कर सकते हैं। और हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि देखिए जो लोग प्लेन्स में रहते हैं, मैंने आपको ये बहुत बार बताया है ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में कि जो इंसान प्लेन्स के आसपास रहते हैं, रिवर्स के आसपास रहते हैं, वो कंपैरेटिवली बेटर उनको लगता है कि उनकी लाइफ वहां पर ईजी है। लेकिन जो लोग इन एरियाज में रहते हैं, हिली एरियाज है, डेजर्ट एरिया है, ड्रॉट एरिया है, उनके लिए ये चीजों को समझना करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो इसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करे और फिर उसको इंप्लीमेंट करके उस एरिया का भी डेवलपमेंट करे।
राइट क्या हो सकते हैं टारगेट ग्रुप प्रोग्राम्स, क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला है स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी SFDA एंड मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी MFDA। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। अब हिल एरिया का क्या मतलब है? जब हम लोग माउंटेन्स पर घूमने जाते हैं, है ना, तो वो ही सेम चीज यहाँ दिखाई गई है। ये देखिए आप, यहाँ पर आपको पिक्चर में भी शो किया गया है कि इनिशिएट क्या लिया गया, 5th 5 ईयर प्लान। आपको पता है जब हम लोग आजाद हुए 1947 के बाद, जब हमारी गवर्नमेंट आई पहली, तो उनके कुछ टाइम के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हमें अपने देश को डेवलपमेंट की ओर लेकर जाना है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी होगी। और क्या था, 5 ईयर प्लान बनाया जाता था, है ना, कि इस पर्टिकुलर 5 साल में हम लोग किस चीजों पर फोकस करेंगे, कहाँ हमें ज्यादा डेवलपमेंट करने की जरूरत है, इस तरीके से। तो ये भी एक 5 ईयर प्लान का ही जो है आपका इनिशिएट है, जिसमें क्या बोला गया था कि 15 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 15 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग उत्तराखंड में, किर नॉर्थ हिल्स जो कि आसाम में है, दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में, और नीलगिरी जो कि तमिलनाडु में है, इन पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, क्राइटेरिया था बेस्ड ऑन द नेशनल कमिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया 1981। इनको बैकवर्ड एरिया क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ था, राइट। सो कवरिंग ऑल हिल एरिया अबाउट 600 मीटर हाइट। अब जितने भी 600 मीटर हाइट से ऊंचे के आपके एरियाज हैं हमारे इंडिया में, उन सबको इस 5 ईयर प्लान में एड ऑन किया गया। नॉट कवर्ड अंडर द ट्राइबल सब प्लान्स। क्या डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अपनाई गई होगी? हार्नेस इंडिजीनियस रिसोर्सेज थ्रू हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर। अब जब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे साउथ के जो जितने भी हिली एरियाज हैं वहां पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है, तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि ये ऐसी एक हम बोल सकते हैं कि कल्टीवेशन का टाइप है जो कि यूरोपियंस हमारे यहाँ पर लेकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। उन्होंने तो प्रॉफिट जो कमाया वो तो कमा कर चले गए, लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारी जब गवर्नमेंट ने ये चीजों को इनिशिएट किया, तो उन्होंने भी देखा कि जो हिली एरियाज है वहां पर हम लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट हो सकता है। और यही तो हमें करना है किसी पर्टिकुलर एरिया को बैकवर्ड से निकालने के लिए, है ना। देन क्या किया गया? एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री पे फोकस किया गया, फॉरेस्ट्रीज पर फोकस किया गया, एंड स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्रीज को ज्यादा इसमें बढ़ावा दिया गया, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया का भी उद्धान हो सके। उद्धान का मतलब है कि भाई वो भी बैकवर्ड एरिया से निकल के ऊपर की तरफ आ सके, राइट। वो भी अपने डेवलपमेंट के बारे में कुछ सोचे। आगे चलते हैं, बात करते हैं ड्रॉट प्रोन एरिया की। इसका मतलब क्या है कि जहां सूखा पड़ जाता है। क्या इनिशिएट लिया गया इसके लिए? 4th 5 ईयर प्लान था, ठीक है, वो 5th था, ये 4 था। इसमें जो आपकी इनिशियल ऑब्जेक्टिव था वो था कि एम्प्लॉयमेंट वाया लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क, है ना, कि भाई जो वहां पे एम्प्लॉयमेंट है उसे इंक्रीज करना होगा, चाहे वो लेबर, हमें ऐसी चीजें वहां पर शुरू करनी होगी जिसमें लेबर इंटेंसिव हो, जिसमें कि लेबर के बिना काम हो ही ना सके, है ना। और दूसरा क्या बोला गया लेटर, बाद में क्या चीजें की गई कि इरिगेशन प्रोजेक्ट वहां पर चलाए जाएं, लैंड डेवलपमेंट किया जाए, एफोरेस्टेशन पे फोकस हो, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाए, जैसे कि रोड्स और इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि देखो, अगर किसी गांव में रोड भी बनेगी, अगर किसी गांव में हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी भी अच्छी होगी, तो वहां के लोगों को क्या मिलेगा? वहां के लोगों को जॉब मिलेगा, एक तरीके से काम मिलेगा कुछ टाइम पीरियड के लिए। और जब उन्हें काम मिलेगा तो यही उनके लिए एक तरीके का डेवलपमेंट हो सकता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन से कोर फोकस एरियाज थे और रीजन थे। कोर फोकस में अगर बात करेंगे तो रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस बिटवीन वाटर, सॉइल, प्लांट एंड ह्यूमन एनिमल पॉपुलेशन, है ना, कि भाई जितनी भी तरीके की आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है और ह्यूमंस और एनिमल्स हैं, उनका एक तरीके से बढ़िया से बाइफिकेशन होना चाहिए। देन क्या बोला गया? आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया था 30% ऑफ इरिगेटेड एरिया, जो कि आपके इरिगेशन कमीशन के अंडर है जब से 1972 से, है ना। टारगेट रीजन कौन कौन से थे इसमें आपके टारगेट रीजन थे सेमी एरिड और एरिड ट्रैक्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में हम जानते हैं जो हमारा वेस्टर्न राजस्थान है वो डेजर्ट एरिया है, थार वाला रीजन है। गुजरात में भी हम लोग जानते हैं कि कच्छ वाला जो रीजन है वो सूखा पड़ जाता है क्योंकि वो भी डेजर्ट है ना। वेस्टर्न मध्य प्रदेश पे हमने ध्यान दिया, ठीक है। उसके बाद रायलसीमा, तेलंगाना, कर्नाटका प्लेटू, मतलब जहां पर भी ऐसा लग रहा था कि सूखे पड़ने जैसी प्रॉब्लम है, ड्रॉट प्रोन एरिया है, तो वहां पर उन रीजन को फोकस करके इस तरीके का जो है 4th 5 ईयर प्लान निकाला गया, जिसमें हमारे 2 ऑब्जेक्टिव निकलते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपकी बुक में एक केस स्टडी दी गई है जो कि एक बड़ा ही प्यारी सी जगह की है, हिमाचल प्रदेश की ही, जिसका नाम है आपके बाड़मेर ट्राइबल रीजन, है ना। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है इसी रीजन की बात की गई है। क्या है इसकी लोकेशन? देखिए, बाड़मेर एंड द होली तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश, ठीक है।
इनहैबिटेंट्स क्या है कि भाई वहां पर किस तरीके के लोग रहते हैं, कौन सी ट्राइबल है, द गद्दी ट्राइबल कम्युनिटी प्रैक्टिसिंग ट्रांसह्यूमन्स एंड स्पीकिंग गडियाली, है ना। गडियाली लैंग्वेज आप लोगों ने जरूर, आपका अगर कोई मैं बोलूंगी अगर आपके साथ कोई दोस्त भी नहीं है तो आपने मूवीज में जरूर सुना होगा, आप लोग सोशल मीडिया इतना चलाते हैं, आपने वहां भी सुना होगा कि गडियाली गडियाली, तो वो लोग गडियाली लैंग्वेज बोलते हैं और क्या है, गड्डी ट्राइबल जो है उनकी कम्युनिटी का नाम है। क्या ज्योग्राफी है उस एरिया की, वहां का एल्टीट्यूड जो है वो 1500 मीटर टू 3700 मीटर है, बाउंडेड बाय पीर पांजल, जो कि आपकी पीर पांजल जो आपकी ऊपर वाली जो लेयर है, ठीक है, नॉर्थ में, और धौलाधार आपकी साउथ में, ड्रेन्ड बाय रिवर रवि एंड ट्रिब्यूटरीज आपकी हैं उसके साथ। डिवीजन है वहां पर कौन कौन सी कम्युनिटीज है, देखिए, होली, खानी, कुगती एंड तुंदा एरियाज, ठीक है, ये आपको देखो अलग अलग दिख रहा है सारे, खानी, तुंदा, और ये सारे के सारे रीजन जो है अलग अलग रीजन है। अच्छा, अब यहाँ की प्रॉब्लम क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी अभी पढ़ेंगे उसके बारे में पूरा, ठीक है। सो प्लानिंग इंटरवेंशन इज बाड़मेर, किस तरीके से वहां पर जो है फोकस किया गया, देखिए सबसे पहले 1970s में गड्डीज इंक्लूडेड इन शेड्यूल ट्राइब, पहले तो उनको जो है शेड्यूल ट्राइब में एड ऑन किया गया ताकि उनके लिए काम किया जा सके, है ना। फिर 1974 में ट्राइबल सब प्लान इंट्रोड्यूस करता है, फिफ्थ प्लान, जिसमें बाड़मेर को माना जाता है वन ऑफ द 5 आईडीपी एरियाज इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि आपके जो लोअर और बैकवर्ड एरियाज होते हैं उनमें इसको कंसीडर किया जाता है और ध्यान दिया जाता है कि हमें इस पे फोकस करना होगा, ठीक है। डेवलपमेंटल गोल्स क्या निकाले गए इसके लिए, नैरोइंग द डेवलपमेंटल गैप बिटवीन द बाड़मेर एंड अदर डिस्ट्रिक्ट, कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट से बाकी डिस्ट्रिक्ट इतने ज्यादा सही है और ये भी तो आसपास ही है, तो इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो वहां की कनेक्टिविटी और कनेक्शन पे काम किया गया कि कैसे हम लोग बाड़मेर को दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द गद्दीज, और उनकी लाइफ को इंप्रूव करने का काम किया गया, राइट। कैसे, देखो प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या क्या थे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन से क्या होगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, दूसरी जगहों से, दूसरे रीजन से उनका कनेक्शन अच्छा होगा, राइट। दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, कि भाई अगर आपके यहाँ पर हिली एरियाज है तो आप उस तरीके की कल्टीवेशन और हम बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को आप प्रैक्टिस करो वहां पर, है ना। दूसरा क्या है, सोशल कम्युनिटी सर्विसेज, स्कूल, हेल्थ केयर, पोर्टेबल वाटर, स्कूल हेल्थ केयर पर फोकस किया गया ताकि वहां के बच्चे पढ़ें लिखें, उन्हें पता हो कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आपके पास जब एजुकेशन आती है, हालांकि ये हम बोल देते हैं बट ऐसा सच नहीं है अब आज की दुनिया में कि एजुकेशन आने से कोई इंसान समझदार हो जाता है, नहीं, समझदारी के लिए आपको बहुत कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस करना पड़ता है। बट हाँ, हम बोल सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन को सुधारने के लिए या उसके अंदर डेवलपमेंट करने के लिए एक बेसिक, हम बोल सकते हैं कि एक बेसिक चीज हो सकती है स्कूलिंग, यानी कि एजुकेशन, है ना। तो इन चीजों पर जो है वहां पर फोकस किया गया, क्लियर है। और क्या देखा गया वहां पर देखा गया कि फीमेल का लिटरेसी जो रेट है ना आपका, वो बहुत ही मतलब डिफरेंट था। कैसे, 1971 में वो सिर्फ 1.88% था, जो कि 2011 में बढ़कर 65% हो गया। समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस किस तरीके का है, कितना नेक्स्ट लेवल डिफरेंस है। देखो कितनी सी छोटी लाइन है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो 2011 तक जो है ये इतना बढ़ जाता है। ह्यूज डिक्लाइन इन जेंडर इनइक्वालिटी एंड चाइल्ड मैरिज, अब देखो एजुकेशन आने से सब चीजों पर इफेक्ट नहीं पड़ता, किसी इंसान क्या सोचेगा, किसी का माइंड क्या सोचता है, क्या उसकी समझदारी है, ये चीजें उसकी हम बोल सकते हैं कि अपब्रिंगिंग पे और जिस तरीके की वो अपने लाइफ में चीजें करता है उस पर डिपेंड करता है। बट स्कूलिंग एक बेसिक नीड है ना। आप देखो एजुकेशन आने के बाद वहां उस पर्टिकुलर बाड़मेर रीजन में जेंडर इनइक्वालिटी में इतना ज्यादा डिक्लाइन आया, दूसरा चाइल्ड मैरिज को भी रोक दिया गया, है ना। उसके बाद देखो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या दिखा, इंप्रूवमेंट इन सेक्स रेशो, अब जब जेंडर इनइक्वालिटी खत्म होगी तो भाई सेक्स रेशो अपने आप ही वहां पर क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। सिग्निफिकेंट राइज इन एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या देखने को मिला हमें, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिटेंस टू कल्टीवेशन, पल्स एंड कैच क्रॉप। पहले जब हम पढ़ते हैं प्रिमिटिव टाइम पीरियड में लोग सिर्फ सब्सिटेंस फार्मिंग पर ही फोकस किया करते थे। सब्सिटेंस फार्मिंग में क्या होता है, सिर्फ उतनी ही क्रॉप हम लोग ग्रो करेंगे जितनी हमारी फैमिली की नीड है। लेकिन अब आप देखो वहां के जो लोग हैं वो यहाँ से शिफ्टिंग सब्सिटेंस कल्टीवेशन से शिफ्ट होकर क्रैश क्रॉप्स पर आए, है ना। शिफ्टिंग से कैश क्रॉप, यानी कि अब प्रॉफिट कमाना है, उन्हें भी अब पैसा कमाना है, अपनी फैमिली के लिए डेवलपमेंट करना है, अपने एरिया का डेवलपमेंट करना है। डिक्लाइन इन ट्रांसह्यूमन सीजनल माइग्रेशन, ओनली 1/10 ऑफ द हाउस होल्ड प्रैक्टिसेस माइग्रेशन नाउ, और बहुत ही कम जो है आपकी हाउस होल्ड प्रैक्टिस जो है आपको देखने को मिलती है। और ये देखिए वहां की ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये जो पिक्चर में आपको दिख रही है, जो बाड़मेर के मतलब लोग हैं
वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी, वो उनका ये जो है ट्रेडिशनल ड्रेस है। आप लोग जब भी कभी किसी ऐसे रीजन में जाया कीजिए तो आप देखा करो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो अक्सर अपनी ड्रेस को कैरी करते हैं, है ना, तो उनके लिए वो ड्रेस एक तरीके का प्राउड है। बट अभी हम बात कर ले हमारे लिए वो ऐसे हो जाएगा, तो आपको ये सारी चीजें देखनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग छोटी छोटी क्लासेस से बहुत बार पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करना चाहिए कि हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज कर सके। ये ना हो ना कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन ऐसे बोले कि अरे यार ये हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे, हमारे लिए तो कुछ छोड़कर ही नहीं गए, है ना। सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ पे हमने फोकस किया, पर कैपिटा इनकम हमने देखी, ठीक है। लेट 1960s की अगर हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर एनवायरमेंटल अवेयरनेस को बहुत ज्यादा फोकस किया गया, है ना, जिसमें लिमिट्स टू ग्रोथ था पॉपुलेशन बॉम्ब। ओ माय गॉड, अब इसका तो हम बोल सकते हैं कि हमें आज ही देखने को मिलता है दिल्ली एनसीआर में ये सारी चीजें, है ना। 1970s में हमने क्या किया, ग्रोथ विद इक्विटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई इक्वल होना चाहिए, रिसोर्सेज सबके पास इक्वली अवेलेबल हो, राइट। रीडिस्ट्रीब्यूशन करके हम लोग इन चीजों को कर सकते हैं। और 1980s में हमने क्या किया, सोशल एंड मैटरनल वेल बीइंग पर जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिफाइंड बाय दी ब्रोंडलैंड रिपोर्ट 1987। ये आपने आपके पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा इनके बारे में, है ना। इन्होंने एक अपना टाइटल दिया अवर कॉमन फ्यूचर। क्या टाइटल है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, यहां से आपसे एक नंबर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या बोला इन्होंने कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि भाई आपकी आज की नीड भी पूरी हो जाए, फ्यूचर जनरेशन को भी वो मिल जाए, और टू मीट देयर ओन नीड्स, ठीक है। तो यही हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ते हैं, जो कि आपके ब्रुंटलैंड रिपोर्ट में भी उन्होंने बोला आवर कॉमन, हम बोल सकते हैं फ्यूचर में, कि इस तरीके से हमें जो है डेवलपमेंट करना चाहिए कि हमारी आज प्रेजेंट की नीड भी पूरी हो जाए और हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके, राइट। बहुत बढ़िया, चलिए अब चलते हैं आगे और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बोलूं इस चैप्टर से, दैट इज इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में भी आपको यहाँ पर एक केस स्टडी दी गई है। क्या है इसमें, पूरा देख लीजिए, ये आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। क्या है इसके अंदर, पढ़ते हैं आइए। वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम इन इंडिया लॉन्च्ड इन 1958। कब लॉन्च किया गया, 1958। अब एक नंबर का क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, राइट। क्या रूट है इसका, ओरिजिनेट होती है हरिके बैराज से पंजाब में, और आपकी रन करती है पैरेलल टू पाकिस्तान बॉर्डर इन थार डेजर्ट मरुस्थली। इसकी टोटल लेंथ जो है वो कितनी है, 9060 किलोमीटर्स की टोटल लेंथ है। ये देखो ये वाला जो रीजन है ये रहा निकम्मा पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ से जो है देखो पूरा बॉर्डर इसके साथ इस तरीके से ये रहा आपके हरिके बैराज, यहाँ से निकलती है और इस तरीके से राजस्थान तक जो है जैसलमेर, ये देखो ये रहा जैसलमेर तक आपके पहुंचती है, ठीक है। स्टेज 1 की अगर बात करेंगे तो गंगानगर, आपके हनुमानगढ़ और बीकानेर। जेंटली डेटेड टोपोग्राफी, कल्चरली कमांडेड एरिया, जिसमें आपके 5.53 लाख हेक्टेयर में ये फैली हुई है। आप समझ रहे हो कितना बड़ा एरिया है इसके पास, है ना। उसके बाद अगर स्टेज 2 की बात करेंगे जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागपुर, चूरू डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान के वो आते हैं, जिसमें डेजर्ट लैंड विद शिफ्टिंग एंड ड्यून्स एंड कल्चरेबल कमांड एरिया इज 14.10 लाख हेक्टेयर। क्लियर है, आइए आगे बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब इससे क्या इंपैक्ट पड़ा, ये बना तो होती हमने पंजाब से शुरू करके पाकिस्तान के साथ जो है हमारे राजस्थान तक हमने पहुंचाई, बट इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट हमें क्या देखने को मिले, देखिए। तो इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव की। सो ग्रीनिंग ऑफ द लैंड वाया एफॉरेस्टेशन एंड पेस्चर डेवलपमेंट। अब देखो क्योंकि उस कैनाल में पानी है तो उस पानी से हम लोगों ने अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दिया, हमने एफॉरेस्टेशन पर ध्यान दिया, यानी कि हम पेड़ लगाएंगे, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है ना। दूसरा चीज क्या हुई, रिड्यूस्ड विंड एरोजन एंड सिल्टेशन। तीसरा क्या हुआ, इंक्रीज इन कल्टीवेटेड एरिया एंड क्रॉप इंटेंसिटी। क्यों, क्योंकि पानी आ गया ना। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है आपके राजस्थान के एरिया में, पानी की ही तो दिक्कत है ना। तो जब पानी मिल गया तो आप कल्टीवेशन अच्छा कर सकते हो। देन कमर्शियल क्रॉप जैसे कि वीट, कॉटन, ग्राउंडनट रिप्लेस्ड ड्रॉट रेजिस्टेंस
क्रॉप, और आपका क्या है, रिप्लेस कर दी गई आपकी इस तरीके की चीजों को और बेटर क्रॉप जो है वहां पर हमने ग्रो की। अच्छा, अब नेगेटिव इंपैक्ट क्या देखने को मिला? नेगेटिव इंपैक्ट की अगर बात करें तो भाई इंटेंसिव एग्रीकल्चर लीड्स टू वाटर लॉगिंग। अब क्या था कि लोग इंटेंसिव सब जो है एग्रीकल्चर कर रहे थे। इंटेंसिव में आपको पता है कि आप छोटे एरिया पर ज्यादा क्रॉप लगाते हो, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा हो रहा था। इमरजेंस ऑफ सॉइल सैलिनिटी, अब इससे क्या होता है ना कि जब सॉइल के अंदर सैलिनिटी इंक्रीज होती है तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर वो आपकी यहाँ पर कम हो जाती है, खराब हो जाती है। दूसरा क्या है कि लॉन्ग टर्म हैम्परिंग ऑफ एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, और कहीं ना कहीं एक बहुत लंबे टाइम तक जो है सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर में जो है वो नहीं दिखने को मिल रही थी, यानी कि वो हैम्पर कर रही थी, है ना। तो हर चीज के साथ सेम चीज होती है कि जो भी चीज आप नहीं कर रहे हो, जो भी प्लानिंग आपने की है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो सेम हमने इंदिरा गांधी कैनाल के साथ भी देखा, है ना। चलिए अब बात करते हैं आपके मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किन किन चीजों पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो रीजन है, सबसे पहला है वाटर मैनेजमेंट। अब देखो, पानी एक ऐसी हम बोल सकते हैं कि रिसोर्स है जो कि हमारे पास अवेलेबल तो बहुत है, लेकिन हम उसको ओवर यूज करके, है ना, और उसको खराब करके, पोल्यूट करके हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, जिसमें स्टेज 1 में प्रोटेक्टिव इरिगेशन ओनली, कि भाई ये पानी सिर्फ इरिगेशन के लिए यूज किया जाएगा। दूसरा, एक्सटेंसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप एंड पेस्चर डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरी चीज है आपकी क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न कैसे अच्छा हो सकता है? अवॉइड वाटर इंसेंटिव क्रॉप, उन क्रॉप्स को आप अवॉइड कर सकते हो जो आपकी इंटेंसिव है, यानी कि जो बहुत ज्यादा पानी लेती है। क्लियर है? एनकरेज प्लांटेशन क्रॉप, फॉर एग्जाम्पल आपके टिक फ्रूट्स, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें? प्लांटेशन क्रॉप पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि जिससे हमें प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है। देन है हमारे पास वाराबंदी सिस्टम, जिसमें क्या है आपके पास स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ वाराबंदी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल वाटर, है ना। एंड कि भाई जो कैनाल है, इसी के रिलेटेड आपकी बात हो रही है इंदिरा गांधी कैनाल को लेकर, कि जो भी कैनाल है उसका पानी सिर्फ किसी एक रीजन में नहीं होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, है ना। देन लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्स एंड लैंड ऑफ द रिड्यूस कन्वेंस लॉस। नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट है आपके पास रिक्लेमेशन। इसका मतलब क्या है कि एरिया अफेक्टेड बाय द वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी मस्ट बी रिक्लेम्ड इमीडिएटली, कि जहां पर मान लो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो भी गई है वाटर लॉगिंग और आपके सॉइल सैलिनिटी की, तो जल्दी से उसके ऊपर काम होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए वो एरिया, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इको डेवलपमेंट। इको डेवलपमेंट से क्या मतलब है कि हम लोग एफॉरेस्टेशन, शेल्टर ब्लेड्स प्लांटेशन करें, पेस्चर डेवलपमेंट करें, जिससे कि क्रूशियल है जो कि हमारे फ्रेजाइल एनवायरमेंटल फॉर स्टेज सेकंड, कि भाई जो हमारा एनवायरमेंट है वहां पे, क्योंकि आप देखो वहां पर डेजर्ट है, थार डेजर्ट है ना, तो उस एरिया में हमें एफॉरेस्टेशन ज्यादा करना चाहिए ताकि एनवायरमेंट भी अच्छा हो सके। अच्छी सांस लोगे तो खुद भी तो हेल्दी रहोगे, सिंपल सा फंडा है। देन यू हैव नेक्स्ट है हमारे पास सोशल सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू पुअर लैंड टेट फॉर द कल्टीवेशन, कि भाई वहां के जो पुअर बेचारे फार्मर्स हैं, जो आप जिनके पास थोड़ी मोटी लैंड है, उनको हेल्प करना चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत जो है उनको फाइनेंशियली हेल्प करना चाहिए, जिससे कि वो भी अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर पाए। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज इकोनॉमिक डिवर्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ ऑल एलाइड सेक्टर, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री एंड लिंकिंग विलेज टू एग्रो सर्विस सेंटर्स एंड मार्केट, कि अगर मान लो कि कोई इस तरीके की सर्विस कर भी रहा है तो वहां का ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा हो जाना चाहिए कि वो अपने रीजन से उसको दूसरे रीजन तक पहुंचा सके, उस मार्केट तक पहुंचा सके जहां पर उसकी डिमांड है, ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी कैनाल वाला जो टॉपिक है बच्चा मेरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर से मैं बता देती हूँ। और इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर यहाँ पर कर लिया है खत्म। एक और चैप्टर आपका खत्म हो गया, सो वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.